हाय स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की नई क्लास में स्वागत है। और आपको इससे पहली क्लास में हमने एक चार्ट बनवाया था जिसमें हम कार्बन के प्रतिरोधों का मान हम ज्ञात करते थे। कार्बन के प्रतिरोधों का मान ज्ञात करते थे उस चार्ट के द्वारा। बेटा आज का आपका जो अब टॉपिक चलेगा वो ओमीय तथा अनओमीय परिपथ या प्रतिरोध है। ओमीय प्रतिरोध कौन से और अनओमीय प्रतिरोध कौन से होते हैं? जो ओम के नियम का पालन करते हो ओमीय प्रतिरोध, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हो वो अनओमीय प्रतिरोध। कितना सरल सी परिभाषा। वे परिपथ या प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं, और जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। लेकिन ये तो सिंपल सी बात कह दी है ना, केवल आपको ध्यान रखना है। ओमीय कहेगा तो आपको समझ लेना है पालन करते हैं, अनोमीय कहेगा तो पालन नहीं करते। लेकिन आप एक सिंपल सी परिभाषा आप इसको कैसे देंगे वो देखो बेटा, जानते ही हो आप। वैसे तो आप 10th में आपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था है ना। ओम मात्रक किसका है बताओ? जॉर्ज साइमन ओम किसका मात्रक है? जो GS ओम कहते हैं जिसको, है ना, ये किसका मात्रक है बताओ? प्रतिरोध का मात्रक था बेटा। इसमें प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ओमीय और अनोमीय। इसमें आपको बताना है जिन प्रतिरोधों के लिए विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है, अर्थात ऐसे बताएंगे, दोबारा से सुन लो एक बार। वे प्रतिरोध जिनके लिए विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है, विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है। दोबारा एक बार फिर। वे प्रतिरोध या परिपथ जिनके लिए विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है, अर्थात इनके सिरों के बीच विभवांतर और इनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, ऐसे प्रतिरोधों को और या परिपथों को ओमीय प्रतिरोध या परिपथ कहते हैं। अर्थात ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात ओम के नियम का पालन करते हैं। उन परिपथों या प्रतिरोधों को ओमीय प्रतिरोध या परिपथ कहते हैं। जैसे तांबे का तार, तांबे के तार के सिरों के बीच हम विभवांतर स्थापित करें, और विभवांतर स्थापित करें तो उसमें जो धारा बह रही है, धारा को मापें और विभवांतर को मापें, विभवांतर को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो विभवांतर और धारा में वक्र खींचें तो एक सीधी रेखा आता है। कैसे आता है बेटा? सीधी रेखा। ये धारा है और ये बताओ बेटा क्या है? दोबारा से एक बार फिर। वे परिपथ या प्रतिरोध जिनके सिरों के बीच विभवांतर और उनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, अर्थात वे ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसे प्रतिरोध या परिपथों को ओमीय प्रतिरोध या परिपथ कहते हैं। जैसे तांबे का तार, तांबे का तार और किसका? चांदी का तार, इनमें धारा प्रवाहित करेंगे और विभवांतर को नापेंगे साथ ही साथ, और उनमें वक्र खींचेंगे तो एक सीधी रेखा आता है। अब एक दूसरा जो सिंपल सा था, तांबे का तार, चांदी का तार, कोई सा भी। अब ऐसे भी तो परिपथ हैं जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते, वे अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं, अनओमीय प्रतिरोध या परिपथ कहलाते हैं। जैसे इसमें दे रखा, जैसे हम कोई तार, टॉर्च का बल्ब ले लें, टॉर्च के बल्ब में कुछ हद तक तो धारा, और टॉर्च का बल्ब ले लें, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर और डायोड, ये सभी जो होते हैं ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। कैसे नहीं करते वो मैं आपको देखो बेटा, किसी तार में भी अब याद हम वोल्टता स्थापित ज्यादा कर दें, वोल्टता स्थापित ज्यादा कर दें, अधिक वोल्टता के लिए कोई भी प्रतिरोध भी ओम के नियम का पालन नहीं करता। एक सीमा तक तो ओम के नियम का पालन करते हैं और सीधी रेखा आती है, वक्र सीधी रेखा आता है, उसके बाद वक्र है ना मुड़ जाता है। देखो कैसे? अनोमीय में बता रहा हूं, पहले तो सीधी रेखा आ रहा है, आना तो चाहिए सीधी रेखा। जैसे जैसे वोल्टता बढ़ती जा रही है, देखो जैसे जैसे वोल्टता बढ़ती जा रही है तो यहां तक तो ओम के नियम का पालन हो रहा है, यहां से यहां तक तो ओम के नियम का पालन हो रहा है, पर सीडी स्थिति में, बीसी स्थिति में ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा।
तो यहां से यहां तक ये अनोमीय है। विभवांतर के साथ धारा नियत नहीं रहती, विभवांतर के साथ धारा नियत नहीं रहती। आप कैसे परिभाषा देंगे? पहले तो अनोमीय की परिभाषा बताओ बेटा। वे परिपथ या प्रतिरोध जिनके सिरों के बीच विभवांतर और इनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत नहीं होता, इनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत नहीं होता। बोल्टता और धारा का अनुपात नियत न होने के कारण इन्हें अनओमीय प्रतिरोध या परिपथ कहते हैं, अर्थात ये ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन नहीं करते। बेटा इसके बाद आपको जैसे बताना है, जैसे तार, किसी तांबे के तार या चांदी के तार या किसी में अधिक बोल्टता स्थापित करने पर धारा और बोल्टता का वक्र सीधी रेखा न होकर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। बोल्टता तथा धारा में वक्र अधिक बोल्टता पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। देखो यहां तक तो ये नियत रहा था, फिर यहां के बाद ये बदल गया, यानी बीसी स्थिति में ये बिंदु बी पर से। फिर बेटा दूसरा बताएंगे, जैसे टॉर्च का बल्ब, टॉर्च के बल्ब में भी ऐसी स्थिति होती है, ये बोल्टता और ये धारा, इसमें भी ऐसी इस तरह से स्थिति होती है टॉर्च के बल्ब की। इसमें भी है ना, बोल्टता बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान भी बढ़ता जा रहा है, धारा का मान इस तरह से, मतलब सीधी रेखा नहीं आता इसमें। ऐसी एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन संधि डायोड अग्रबायस और पश्चबायस अवस्था में कार्य करता है। अग्रबायस अवस्था के लिए तो ऐसा आता है और पश्चबायस अवस्था के लिए इस तरह से आता है। इधर भी, यानी इधर भी ये ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा, सीधी रेखा नहीं आ रहा, और इधर ये धारा अचानक बढ़ जाती है। ये जेनर बोल्टता होती है, जेनर बोल्टता आप नहीं जान पाएंगे अभी इसको, ये जेनर बोल्टता पे ये धारा का मान अचानक, मतलब सीधी रेखा फिर भी नहीं आ रहा इसमें। ये तो धारा बढ़ गया है ना, बोल्टता एक निश्चित बोल्टता पे ये सीधी रेखा, यानी धारा का मान अचानक बढ़ गया है, पर सीधी रेखा यानी दोनों को बढ़ाने पर सीधी रेखा नहीं आ रहा। बेटा एक ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में भी अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, और उन वक्रों में भी इस तरह से इनको आप इसको और इसको आप आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में। अभी फिलहाल में आपको केवल ध्यान रखना है कि इसमें सीधी रेखा नहीं है। बेटा इसमें देखना कि ट्रांजिस्टर जो होता है ना वो इस तरह से आता है, इसमें भी सीधी रेखा नहीं आता, इसमें भी सीधी रेखा नहीं आता। तो अब ये बताओ, ये भी है आपका ट्रांजिस्टर के लिए भी ये ओम के नियम का, यानी कोई भी ट्रांजिस्टर ओम के नियम का पालन नहीं करता। फिर इसके बाद थायरिस्टर आता है। थायरिस्टर दो पीएन और दो पीएन जंक्शन डायोड नहीं, 4 परत होती हैं। कितनी परत होती है? 4 परत। इनमें सब में ट्रांजिस्टर में 3 परत होती हैं, 2 सतह होती हैं, 3 भाग होते हैं। पहला उत्सर्जक होता है, बीच का आधार होता है, लास्ट का संग्राहक होता है। ऐसे 3 भाग होते हैं। थायरिस्टर में 4 भाग होते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जब ये 4 भाग हैं तो इसके लिए जो वक्र आता है ना वो कुछ इस तरह से आता है, बिल्कुल सीधी रेखा नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा आता है। वो आपको आगे की क्लासों में, यानी बीएससी की क्लासों में जाके मिलेगा। बेटा इस तरह से ये ओम का नियम, यानी देखो आपको बताना है ओमीय प्रतिरोध कौन से होते हैं? वे प्रतिरोधक जिनके सिरों के बीच विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है, इनमें खींचा गया वक्र एक सीधी रेखा आता है, इनमें खींचा गया वक्र एक सीधी रेखा आता है, अर्थात ये ओम के नियम का पालन करते हैं। ऐसे प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध और परपथ को ओमीय परपथ कहते हैं। इसी तरह से आपको सीधी रेखा वाला वक्र बना देना है। अनोमीय परपथ या प्रतिरोध वे परपथ या प्रतिरोध जिनके सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत नहीं होता, अर्थात बी और आई में खींचा गया वक्र एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता। कौन सी रेखा प्राप्त नहीं होता बेटा बताओ? सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता। ऐसे प्रतिरोधों को ओमीय प्रतिरोध, अनोमीय प्रतिरोध और परपथों को अनओमीय परपथ कहते हैं।
जैसे टॉर्च का बल्ब, या अधिक बोल्डता पर तांबे का तार, चांदी का तार भी ओम के नियम का पालन नहीं करते। आप सोच रहे हो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होने पर उनके प्रतिरोध बढ़ जाते हैं, गर्म होने पर उनके प्रतिरोध बढ़ जाते हैं, इस वजह से ऐसा नहीं होता। ऐसे बेटा दूसरा देखना, दूसरा पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड अग्रवायस और पश्चवायस अवस्था में होते हैं। अग्रवायस के लिए तो ये वाला चित्र हो जाएगा, ये वाला, और पश्चवायस के लिए ये नीचे वाला चित्र हो जाएगा। पीएन संधि डायोड, पीएन मतलब ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी, ट्रांजिस्टर के लिए ऐसा वक्र आता है, इसमें भी सीधी रेखा नहीं आता, और थायरिस्टर के लिए भी सीधी रेखा नहीं आता। इस प्रकार ये अनओमीय प्रतिरोध या परिपथ कहलाते हैं। बेटा एक छोटा सा हेडिंग आता है गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध, बेटा कौन सा? गत्यात्मक प्रतिरोध, डायनामिक रेजिस्टेंस। इसका डायनामिक का मतलब प्रतिरोध बोल्डता, बोल्डता के परिवर्तन के साथ धारा भी परिवर्तित हो, बोल्डता में परिवर्तन के साथ धारा में, यानी अनोमीय परिपथ के लिए, अनोमीय प्रतिरोध के लिए ये काम है। किसके लिए? अनओमीय प्रतिरोध। देखो अनोमीय परिपथ की स्थिति में, अनोमीय परिपथ की स्थिति में या प्रतिरोध की स्थिति में, बेटा बताओ अनोमीय का चित्र कैसा आता है? अनोमीय का इस तरह से आता है। अब इसमें आप यहां से एक, यहां पे डेल्टा, ये यहां पे बी है, ये धारा है, तो जितना हो जाएगा डेल्टा बी और जो हो जाएगा डेल्टा। ये मतलब अनोमीय परिपथ का उदाहरण है। अनोमीय, ओमीय होता तो कैसा होता बताओ? सीधी रेखा होता। अनोमीय परिपथ की स्थिति में या अनोमीय प्रतिरोध की स्थिति में विभवांतर में परिवर्तन, विभवांतर में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। डायनामिक, डी से मतलब डायनामिक। बेटा बताओ कैसे? अनोमीय प्रतिरोध की स्थिति या परिपथ की स्थिति में, अनोमीय प्रतिरोध या अनोमीय प्रतिरोध की स्थिति में बोल्डता में परिवर्तन या विभवांतर में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को, परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। मात्रक वही ओम। तरह से बेटा ये आपकी एक छोटी सी परिभाषा थी, किसकी बताओ? गत्यात्मक प्रतिरोध की। तो गत्यात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं? आप सिंपली तरह से इसका डिस्कशन कर सकते हैं। बताओ क्या है गत्यात्मक प्रतिरोध? वे मतलब अनोमीय परिपथ या प्रतिरोध की स्थिति में बोल्डता और धारा में वक्र सीधी रेखा नहीं आता, तब बोल्डता में परिवर्तन या विभवांतर में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन के अनुपात को विभवांतर में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। कैसे परिभाषा देंगे दोबारा एक बार बेटा फिर? अनोमीय प्रतिरोध या परिपथ की स्थिति में, अनोमीय प्रतिरोध या परिपथ की स्थिति में बोल्डता, विभवांतर और धारा में वक्र सीधी रेखा नहीं आता। कौन सी रेखा नहीं आता? सीधी रेखा। तब इनमें विभवांतर में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। अब आगे आपका नया हेडिंग रहेगा, बहुत अच्छा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है। अब आगे का टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। बेटा इसका मतलब है प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। बेटा टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी, ऑन रेजिस्टिविटी, ये ध्यान रखना, ऑफ नहीं है। बेटा देखो इसका क्या है मतलब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये धातुओं पर देख रहे हैं। देखो मैं बताऊंगा 3 पॉइंट, धातुओं पर, प्रतिरोध पर, धातुओं पर, अधातुओं पर और किस पर? अर्धचालकों पर। धातु, अधातु और अर्धचालकों पर।
ठीक है, इन पर आपको ताप का प्रभाव समझाऊंगा। तो पहला वाला धातुओं पर, धातुओं वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से भी। सबसे नंबर फर्स्ट, धातुओं की प्रतिरोधकता पर, धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का, प्रतिरोधकता की या फिर प्रतिरोध भी आ सकता है, बेटा ध्यान देना आप। हम जानते हैं धातुओं के लिए प्रतिरोधकता बराबर कितना होता है, धातुओं के लिए प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का सूत्र होता है, देखो धातुओं के लिए प्रतिरोधकता रो बराबर होता है, आपने ओम का नियम पढ़ा था ना, उसमें था रो बराबर m अपॉन n e स्क्वायर 2। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन और e इलेक्ट्रॉन का आवेश और टो विश्रांत काल। बेटा इस तरह से ये आपका एक फॉर्मूला था प्रतिरोधकता रो बराबर m अपॉन एन ई स्क्वायर टो। परंतु बेटा टो बराबर कितना होता है, परंतु टो बराबर कितना, लैम्डा अपॉन बी आर एम एस। यहां पे बी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर यानी वर्गमाध्यमूल चाल, किसकी बताओ, इलेक्ट्रॉन की वर्गमाध्यमूल चाल है यहाँ पे, या अणुओं की वर्गमाध्यमूल चाल लेंगे, यहाँ पे अणु भी कंपन करते हैं, उनकी वर्गमाध्यमूल चाल है। बेटा देखना अब टो बराबर लैम्डा अपॉन बी आर एम एस है। अब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, अब देखो बी आर एम एस किस पे डिपेंड करता है, बी आर एम एस ताप पे निर्भर करता है, बी आर एम एस ताप पर, ताप टी पर। देखो बेटा आपके पास 3 बातें आ गई, अब आपको एक दूसरे से रिलेटेड करके बताना पड़ेगा। एक तो क्या है बताओ बेटा, यहाँ पर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बराबर कितना होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टो होता है। फिर बेटा इसके बाद दूसरा टो बराबर कितना होता है, लैम्डा अपॉन बी आर एम एस। लैम्डा मुक्त पथ की लंबाई होती है, औसत मुक्त पथ, और बी आर एम एस वर्गमाध्यमूल चाल। बेटा जब बताओ ताप बढ़ेगा, ताप टी बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, बी आर एम एस बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ने से ऊष्मा बढ़ेगी, अणुओं की वर्गमाध्यमूल चाल बढ़ेगी, यानी जो कंपन कर रहे हैं उन कंपनों की चाल बढ़ जाएगी। किसकी बताओ, अणुओं की। अणु प्रतीक पता है आपको, अणु क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, उनकी वर्गमाध्यमूल चाल होती है, वो चाल बढ़ जाएगी उनकी। जब चाल बढ़ेगी, ताप बढ़ा, ताप बढ़ने पर चाल बढ़ी, बी आर एम एस बढ़ेगा, बी आर एम एस के बढ़ने पर विश्रांत काल टो का मान बढ़ जाएगा, विश्रांत काल टो का मान बढ़ जाएगा। और विश्रांत काल टो के मान के बढ़ने पर, विश्रांत काल टो के मान के बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान, यानी देखना गलत है, बी आर एम एस बढ़ेगा तो टो का मान घटेगा, और टो का मान घटेगा तो इसका मान, प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा। दोबारा सुन लो एक बार फिर बेटा, इसमें क्या है, ताप बढ़ेगा तो बी आर एम एस यानी वेग बढ़ेगा, बी आर एम एस बढ़ेगा यानी वर्गमाध्यमूल चाल बढ़ेगी, और जब वर्गमाध्यमूल चाल बढ़ेगी तो विश्रांत काल घटेगा। विश्रांत काल यानी जैसे इधर गया टक्कर मारा, फिर इधर गया फिर टक्कर, फिर इधर गया फिर टक्कर मारा, और जब ये तेजी से टक्कर मारेगा तो इनके बीच का जो टाइम है टकराने का वो घट जाएगा ना। जब ये बढ़ेगा तो विश्रांत काल घट जाएगा, और जब विश्रांत काल घटेगा तो रो का मान बढ़ जाएगा। बेटा कैसे, आप कैसे बताएंगे बताओ, आप बता दो। किसी प्रतिरोध का या चालक का या धातु का ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर अणुओं की वर्गमाध्यमूल चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की वर्गमाध्यमूल चाल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का विश्रांत काल घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन के विश्रांत काल के घटने से प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बेटा बताओ, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी,
प्रतिरोधकता यानी ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है। अतः ये लास्ट में लिखना जरूरी है। अतः ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, परंतु बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता बढ़ गई ना तो चालकता घट जाती है, चालकता घट जाती है। बेटा ऐसा चालकता घट गई ना मतलब उसका वो नॉन कंडक्टर बनता चला जाता है। प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो नॉन कंडक्टर बन जाएगा लास्ट में जाके। बेटा देखो ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। एक बार पता है बेटा क्या हुआ, क्या हम एक लंबा तार ले आते हैं और एक बल्ब जला रहे होते हैं बैटरी से, और बैटरी से बल्ब जलाने पर, बैटरी से जब हम बल्ब जला रहे थे तो बल्ब जलाने पर कुछ मिनट तो बल्ब जला, यानी थोड़ा लंबा तार था और लंबा तार होने के कारण उसका प्रतिरोध बढ़ गया होगा। प्रतिरोध बढ़ने से उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, और जैसे ही हमने कुछ मिनट बल्ब जलाया, कुछ मिनट बाद वो मतलब उसकी जो रोशनी है ना कम हो गई। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उसका टेम्परेचर बढ़ाना तो प्रतिरोधकता बढ़ गई, तार की प्रतिरोधकता क्या हो गई? बढ़ गई, जिससे विद्युत धारा उस बल्ब तक कम पहुंच रही थी, जिससे बल्ब धीमा हो गया। तो जब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, जब किसी बैटरी से तार, दो तारों को जोड़कर एक बल्ब जला रहे होते हैं, थोड़ा तार लंबा होता है, तो देखते हैं कुछ देर बाद बल्ब धीमा हो जाता है, बल्ब मतलब कम रोशनी देता है। कम रोशनी क्यों देने लगा? क्योंकि उसमें विद्युत धारा का मान घट गया होगा। अब विद्युत धारा का मान क्यों घटा होगा? क्योंकि उसका ताप बढ़ा, उस तार का क्या बढ़ गया? ताप बढ़ा, और ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, और प्रतिरोधकता बढ़ने से चालकता उसकी घट जाती है, चालकता घट जाती है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अब चालकता घटने से वहां तक विद्युत धारा का कम प्रवाह हो पा रहा है, यानी आवेश का कम प्रवाह हो पा रहा है उसमें, जिससे बल्ब की रोशनी क्या हो जाती है? घट जाती है। इस तरह से बेटा आपको बताना है, सिंपल सा, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। बताओ बेटा, ताप बढ़ाने से वर्गमात्मूल चाल बढ़ती है, वर्गमात्मूल चाल के बढ़ने से विश्रांत काल टो का मान घट जाता है, और विश्रांत काल टो के मान के घटने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। इस तरह से बताना है। अतः ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता घटती है। अब आगे बेटा दूसरा, ये तो धातुएं थी, अब अचालक है। अचालकों में क्या होता है? अचालकों में क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पर जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। दोबारा सुनो एक बार फिर, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और वे मुक्त होने के कारण वे विद्युत धारा का प्रवाह करना प्रारंभ कर देते हैं। वे कुछ विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। कौन? जो ताप के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए थे। इसका मतलब हो गया ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घट जाती है। अधातुओं में ताप बढ़ाते हैं तो उसके परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने जाएंगे तो अब, जब पहले तो अधातु था तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त था ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन जैसे ताप बढ़ाया, आपने देखा कि परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, जिनसे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, जिससे उसमें विद्युत धारा का क्या हो जाता है? प्रवाह हो जाता है। अर्थात चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता घट जाती है। फिर एक दूसरा सूत्र भी होता है इसमें, रो इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस रो इज इक्वल टू रो जीरो ई की पावर माइनस ईजी अपॉन के टी, ईजी अपॉन 2kT। ईजी जो होता है ये एक वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, उसकी ऊर्जा होती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। कौन सा ऊर्जा अंतराल? वर्जित ऊर्जा अंतराल। मैं बता देता हूं आपको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहां होता है। एक तो होता है चालन बैंड, एक होता है संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य में एक वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। उस वर्जित ऊर्जा अंतराल की ऊर्जा को Eg से प्रदर्शित करते हैं, एनर्जी गैप।
Eg से प्रदर्शित करते हैं। ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती, प्रतिरोधकता का मान घट जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान घट जाता है, अर्थात चालकता का मान बढ़ जाता है, चालकता का मान बढ़ जाता है। बेटा इस सूत्र से स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर, देखो ताप बढ़ाएंगे तो इसका कम आंसर आएगा, और कम आंसर आएगा तो प्रतिरोधकता इसका मतलब घट गई, तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी चालकता बढ़ जाती है। अब बेटा दूसरा है, एक तो इतना पहले एक बार फिर सुन लो इसके बारे में। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिससे इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, परंतु इनका ताप बढ़ाते हैं तो इनके भीतर परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन ताप के कारण मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर वो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक हो जाते हैं, अर्थात उनमें कुछ विद्युत धारा बह जाती है। जब कुछ विद्युत धारा बह जाएगी तो इसका मतलब प्रतिरोधकता घट गई और चालकता बढ़ गई। फिर एक सूत्र भी होता है रो इज इक्वल टू, यानी प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू रो जीरो ई की पावर Eg बटे 2kT। जब ताप बढ़ाते हैं, ताप T का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता रो का मान घटेगा, और रो का मान घटेगा तो चालकता बढ़ेगी, जिससे उनमें विद्युत धारा का कुछ प्रभाव हो जाता है। ऐसे बेटा इसमें एक अर्धचालक है, अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। हाँ बेटा इसमें देखो अर्धचालक वे होते हैं जिनमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालकों के परमाणुओं में संयोजकता बैंड होता है और एक चालन बैंड होता है, और बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। कौन सा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो संयोजकता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है, संयोजकता बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में चले जाते हैं। इसके कारण संयोजकता बैंड में तो उन स्थानों पर होल बन जाते हैं, संयोजकता बैंड में उन स्थानों पर क्या बन जाते हैं बेटा, होल बन जाते हैं, और चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक हो जाते हैं, अर्थात प्रतिरोधकता घट जाती है, चालकता बढ़ जाती है। दोबारा सुनो एक बार फिर बेटा, देखना अर्धचालकों में एक सिस्टम होता है, उसे ध्यान से देखो। ये संयोजकता बैंड है और ये चालन बैंड, और ये वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg। अब इसमें क्या होगा, इसमें से पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से, और वो यहां पे पहुंच गए। तो जब ताप नहीं बढ़ाया था तब इन्हें होल कहते हैं, होल HOLE, और इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इन अर्धचालकों में इन होल और इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत धारा बहती है, इन होल और इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या बहती है बताओ, विद्युत धारा बहती है। लेकिन जब इनका ताप बढ़ाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन और निकल गए, और वो कहां पे पहुंच गए बताओ, चालन बैंड में, और इसमें क्या बन गए, होल, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और इसमें होल की संख्या बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन और होल बढ़ने से इनमें विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होने लगता है, अर्थात प्रतिरोधकता घट जाती है और चालकता बढ़ जाती है। इन दोनों में, इसमें यानी अधातुओं में और अर्धचालकों में, दोनों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इन दोनों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक। एक सूत्र होता है प्रतिरोध ताप गुणांक का, R बराबर R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, एल्फा डेल्टा टी। जब ताप बढ़ेगा तो ये प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रो टी इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी।
ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध इनमें ये इसके लिए होता है, ये तो अधातु नहीं धातु के लिए होता है। किसके लिए बेटा? धातु के लिए। धातुओं के लिए ताप बढ़ा रहे हैं उनमें धातुओं में, तो प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। ताप बढ़ाओ प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, ताप बढ़ाओ प्रतिरोधकता बढ़ेगी, ताप बढ़ाओ प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी। परंतु अधातुओं में और अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है और चालकता बढ़ती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन ताप के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें धारा बहने लगती है। इस प्रकार आपका आज का ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ाएंगे, वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे बेटा। और वैसे आप जानते हैं